नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद होता है। बट जो आज का वीडियो है वो वीडियो 1946 से शुरू होता है और 1948-49 तक पहुंचता है। ये उस वक्त की बात है जब देश आज़ाद होने की कोशिश कर रहा था। बेवल साहब जो थे वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे इंडिया को मनाने के लिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर हार चुका है और ब्रिटेन की हालत बहुत ख़राब है। ब्रिटेन इतना मुश्किल में है कि किसी तरह से अपनी इज्जत बचाइए। अगर अमेरिका सपोर्ट ना करता तो ब्रिटेन बिल्कुल सड़क पे आ चुका था। ब्रिटेन तबाह हो चुका था, बट किसी तरह से सस्टेन कर गया था। चर्चिल के लीडरशिप में कुछ वो बच गया था, जीत तो गया था, बट जीतने के बावजूद भी चर्चिल साहब इलेक्शन हार गए थे। ठीक है, एटली साहब आ चुके थे। अब ब्रिटेन की हालत ख़राब है। उधर अमेरिका ने बोला है कि भैया ऐसा है कि जो हिंदुस्तान या बाकी कॉलोनीज़ है इसको अब ओपन करो आप। अब आप सिर्फ आप सुपर पावर नहीं हो, अब मुझे भी शेयर चाहिए। ठीक है, तो उनका प्रेशर अलग था। साथ में जो ब्रिटेन है वो भी इतना संभाल नहीं पा रहा है कि पूरे दुनिया में, अफ्रीका में, एशिया में जो कॉलोनीज़ बना के रखी हुई हैं, इंडिया हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई, इनको वो कंट्रोल कर सके, क्योंकि इतना मैन पावर वगैरह नहीं उसके पास हो पा रहा था। दूसरी तरफ जो ये कंट्रीज़ थी, इन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया था और भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर हर इस तरह के छोटे मोटे आंदोलन शुरू हो चुके थे जो ब्रिटेन पे प्रेशर डाल रहे थे। ब्रिटेन मान मनोबल कर रहा था कि भाई अच्छा तुम ये ले लो खुश हो जाओ, तुम वो ले लो खुश हो जाओ, डोमिनेंस स्टेटस ले लो। लेकिन अभी कोई मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि सबको समझ में आ गया था कि देश अब आज़ाद हो सकता है, क्योंकि ब्रिटेन की हालत ख़राब है। इस बीच मुस्लिम लीग, जिन्ना साहब की मुस्लिम लीग है, वो भी अपना गणित कर रही थी। वो सोच रही थी कि इसी बहाने हम जो अपनी टू नेशन थ्योरी है, जिसका मतलब है कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, उसको हम प्रूफ कर दें और पाकिस्तान एक नया बनवा दें, पाकिस्तान एक नया ले लें। काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद चल रही है। इसी बीच में जिन्ना साहब डायरेक्ट एक्शन नहीं कर देते हैं, बल्कि उससे पहले क्या होता है कि एक 1946 में ही एक चुनाव होता है और ये फैसला किया जाता है कि चुनाव से पहले कि देश को आज़ादी दे दी जाएगी 1948 से पहले। ये ब्रिटेन ने फैसला कर लिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ और फिर ये फैसला किया गया कि आपको देश की आज़ादी दे दी जाएगी 1948 से पहले, और इसके लिए एक चुनाव कराए गए थे। चुनाव में एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है, जो लोग चुन के आएंगे वो संविधान सभा का रूप लेगी, जो भारत का संविधान बनाएगी, जिसको आज हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, उस समय अनडिवाइडेड इंडिया है हमारा, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो हिस्सा है वो भी हिंदुस्तान का हिस्सा था। यहाँ पर भी चुनाव हुए थे। कांग्रेस ने बहुत सारी सीटें जीती, कुछ मुस्लिम सीट्स मुस्लिम लीग ने जीती थी, जो मुस्लिम रिजर्वेशन वाली सीटें थी। शुरू में ना नकुर किया मुस्लिम लीग ने कि हम नहीं मिलेंगे, हम अपना जो भी प्रॉब्लम थी, लेकिन बाद में 16 अगस्त को एक डायरेक्ट एक्शन डे होता है, जिसमें बंगाल की सड़कों पर बहुत बुरे दंगे होते हैं, बहुत लोग मारे जाते हैं, 3-4 दिन तक बहुत कत्लेआम होता है। अंत में चीज़ें और मान मनोबल करके वो लोग सरकार में शामिल हो जाते हैं और संविधान के प्रोसेस में काम करना शुरू कर देते हैं। सरकार चल रही होती है, इंटरिम सरकार कैसे कहते हैं हो सकती है। प्रधानमंत्री जो थे वो नेहरू जी थे उस समय के। अब जो अंग्रेज हैं वो अलग परेशान है, वो कहते हैं कि भाई देश को आज़ादी दे दिया जाए। इसी बीच में जो वेबल साहब हैं वो इस बात को मनवाने के लिए बिल्कुल असफल हो जाते हैं कि देश को बंटवारा ना किया जाए। कांग्रेस है वो चाहती नहीं कि बंटवारा हो, मुस्लिम लीग चाहती है कि बंटवारा हो जाए। ठीक है, लेकिन बात बन नहीं पा रही होती है और वेबल साहब को दोबारा वापस भेज दिया था, लंदन इंग्लैंड भेज दिया था, और उनकी जगह पर जो बादशाह थे उनके रिश्तेदार आ जाते हैं माउंटबेटन साहब, लॉर्ड माउंटबेटन। अब माउंटबेटन आते हैं और आते ही पता नहीं क्या उनको होता है कि वो थोड़ा जोश में होते हैं, क्योंकि 1945 का जो वॉर है उन्होंने लड़ा होता है, और आकर ये फैसला करते हैं कि देश को जो आज़ाद करना होना है वो 1948 में ना होकर वो 1947 में कर देंगे, और वो 15 अगस्त में कर देंगे। ठीक है, 3 जून प्लान कहते हैं, 3 जून प्लान कहते हैं, जिसमें कि हम ब्रिटेन वाले बोलते हैं कि हम 15 अगस्त को देश आज़ाद कर देंगे। 15 अगस्त को क्यों कर देंगे? क्योंकि 15 अगस्त 1945 के दिन जापान ने माउंटबेटन साहब की अध्यक्षता में सरेंडर किया था 15 अगस्त को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। उसमें माउंटबेटन साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था।
तो इस दिन को वो थोड़ा यादगार बनाना चाहते थे। अब उसको 2 साल होने वाले थे, तो इसके लिए 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद करने की घोषणा की जाती है। अब बँटवारा भी होगा, ये बात क्लियर हो गई थी कि बँटवारा किया जाएगा, क्योंकि दंगे इतने बुरे हो चुके थे और हिंदू और मुसलमानों के बीच में ऐसा एक अविश्वास पैदा हो चुका था कि जो शायद अब किसी के सुलझाने से, मनाने से, बताने से संभव नहीं दिख रहा था। तो ये बोला गया कि चलो भाई ख़त्म करो, जिसको जहाँ रहना है वो रहे, और बँटवारा किया जाता है। रेड क्लिफ साहब बुलाए जाते हैं जो नक्शा डिज़ाइन करेंगे कि हिंदुस्तान कौन सा होगा, पाकिस्तान कौन सा होगा। लेकिन जब वो आते हैं तो उनको भी कहा जाता है कि 15 अगस्त हो जाने के बावजूद भी उनको नक्शे नहीं मिले थे, मतलब जो ओरिजिनल नक्शे थे नहीं दिए गए थे। लेकिन किसी तरह से नक्शे वक्शे कराए जाते हैं, 15 अगस्त होता है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान आज़ाद हो जाते हैं। 15 अगस्त के दिन कई ऐसे जगह थी जिनमें पता नहीं था कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा बनेंगे, पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान और हिंदुस्तान बन जाते हैं। लेकिन एक चीज़ और होती है, कुछ रियासतें ऐसी होती हैं जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान से मिलने के लिए तैयार नहीं होती। मैं अगर हिंदुस्तान की बात करता हूँ कि 4 रियासतें ऐसी होती हैं जिन्होंने कहा था कि हम हिंदुस्तान में नहीं मिलेंगे। थोड़ा और पीछे जाते हैं, जो संविधान सभा होती है उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये जिम्मेदारी दी होती है कि आपका काम यह है कि आप जितनी रियासतें हैं, 562 रियासतें उस समय हैं लगभग, उनको आप अपने यहाँ मिलवाओ, मर्ज करवाओ। क्योंकि 2 हिस्से थे देखिए, एक था ब्रिटिश इंडिया वो था जिसमें ब्रिटेन का डायरेक्ट कंट्रोल था, और एक थे रियासतें, प्रिंसली स्टेट, यानी वो हिस्सा जो कि ब्रिटेन के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं था बट इनडायरेक्ट कंट्रोल में था, जैसे बड़ौदा हो गया या इस तरह के, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है। अब जब अंग्रेजों ने कहा कि हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान को डिवाइड करेंगे, लेकिन ये भी कहा कि जो प्रिंसली स्टेट हैं वो इंडिपेंडेंट हैं कहीं भी जाने के लिए, चाहे वो हिंदुस्तान में मिलें, चाहे पाकिस्तान में मिलें, या इंडिपेंडेंट रहे, ये उनके ऊपर है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये जिम्मेदारी दी गई कि भाई आपकी जिम्मेदारी है कि इनको अपने यहाँ पे मर्ज कराया जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक हाथ में डंडा और दूसरे हाथ में एक जो कहते हैं ना कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सट्रैक्शन, वो लेकर चल पड़ते हैं, और जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर बोलते हैं उस प्रिंसली स्टेट को कि देखो भाई ऐसा है कि अभी तक जो आपके संबंध ब्रिटिश लोगों से थे वही संबंध हम कंटिन्यू करेंगे, यानी कि कम्युनिकेशन, डिफेंस, फाइनेंस, फॉरेन पॉलिसी, ये 4 चीज़ें जो होंगी वो आप इंडिया संभालेगा, मतलब इंडिया का यूनियन संभालेगा, और बाकी चीज़ें जो एज इट चल रही थी वो चलती रहेंगी। यानी कि आपके पास झंडा अपना होगा, जो अभी तक आप कर रहे थे करते रहेंगे, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, बस वही चीज़ को हम कर रहे हैं, और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, आपको बहुत महसूस भी नहीं हो पाएगा कि आपने ब्रिटिशर को छोड़कर आप इंडिया की तरफ मिल रहे हो। हम लोग अभी तक उसी पे काम करेंगे। कुछ लोग मान गए, तुरंत साइन कर दिया, कुछ लोग नहीं माने तो डंडे से थोड़ा सा, मतलब डंडे का मतलब है थोड़ा सख्ती करके उनको डरा धमका के और डरा के उनको भी मिलवा लिया। बट 4 लोग थोड़े जिद्दी थे। कौन कौन? जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, ट्रैवनकोर और हैदराबाद। इन्होंने कहा कि भाई साहब हम नहीं मिल रहे आपसे, ठीक है। जिसमें से जूनागढ़ और हैदराबाद तो ऐसे थे जिन्होंने बोला था कि हम तो जाके पाकिस्तान से जाके मिल लेंगे, और जम्मू कश्मीर और ट्रैवनकोर यानी कि केरल, वो लोग इंडिपेंडेंट होने के लिए तैयार में थे कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अब बड़ा समस्या था, क्योंकि हैदराबाद जो है वो अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान के बिल्कुल दिल के अंदर, बिल्कुल दिल नहीं तो पेट के अंदर तो है ही है, सेंटर में। और इतना बड़ा हैदराबाद अगर पाकिस्तान से मिल जाएगा, जो कि टेक्निकली इम्पॉसिबल है क्योंकि कोई बाउंड्री नहीं मिल रही है उससे। जूनागढ़ की भी हालत है कि कोई बाउंड्री नहीं मिल रही है उसकी पाकिस्तान से, तो कैसे पॉसिबल है। लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ के नवाब मुसलमान हैं तो मुस्लिम कंट्री से मिलने को तैयार थे, तो ये बड़ा समस्या थी। उधर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो वहाँ प्रजा हिंदू है, राजा जो है हिंदू है बट प्रजा मुसलमान है, तो वहाँ पर उल्टा केस चल रहा था। ट्रैवनकोर जो था उसने तो डील करना शुरू कर दी। उसने कहा कि ऐसा है भाई, वो गया ब्रिटेन के पास। उसने कहा देखो आप ना जो यूरेनियम इस्तेमाल करते हो वो ठीक है, एटम बम आपने इस्तेमाल भी कर लिया, आपने एटम बम की ताकत देख ली, लेकिन मेरे पास थोरियम का बहुत बड़ा एक जखीरा है, जो मेरे तट हैं, केरल के तट हैं, उसमें थोरियम बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो अगर आप हमें इंडिपेंडेंट कर दो आप, कि हम लोग पहले से ही बहुत व्यापार करते चले आ रहे हैं, जब अंग्रेज नहीं भी आए थे तो भी ट्रैवनकोर का व्यापार बहुत ज़्यादा था पुर्तगालियों से और सब कुछ था, क्योंकि पुर्तगाली पहले आए थे, वास्को डी गामा कलिकट ही आया था। तो ब्रिटेन वाले तो खैर ज़्यादा तवज्जो देते नहीं है, और
इतना राजी नहीं हो रहे होते हैं। इसी बीच में ट्रैवनकोर में राजा और उसका दीवान साहब थोड़े से बहुत वो होते हैं कि दीवान साहब चाहते हैं कि किसी तरह से ट्रैवनकोर जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाए। लेकिन दीवान साहब एक जगह जा रहे होते हैं तो उनकी गाड़ी पर हमला हो जाता है, वहीं के लोग हमला कर देते हैं। तो दीवान साहब को समझ में आ जाता है कि अगर हम अंग्रेज़ों से मिले या इंडिपेंडेंट करने की कोशिश की तो ये जो पब्लिक है हमें बहुत मारेगी। तो ट्रैवनकोर ने तो आज़ादी से पहले ही अपने आप को सरेंडर कर दिया और बोला कि नहीं, हम हिंदुस्तान का हिस्सा होंगे। तो उनकी आज़ादी भी हमारे साथ ही हुई है, 15 अगस्त को हुई है। लेकिन 3 जिद्दी मुर्गे थे। कौन-कौन? जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। जूनागढ़ के बारे में कहा जाता है कि भाई उसने जब पता लगा कि जूनागढ़ पाकिस्तान से मिलने की कोशिश कर रहा है तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने चारों तरफ से ब्लॉकेज कर दिया। यानी कि जो जूनागढ़, छोटा जूनागढ़ है, उसके चारों तरफ नाकाबंदी कर दी और कोई भी ट्रक या कोई भी ऐसा गाड़ी जो सामान लेके जा सकती है, उसका आवाजाही बंद कर दी। अब इसके चक्कर में क्या हुआ कि प्रेशर आ गया, ठीक है? प्रेशर आने में क्या हुआ कि पब्लिक जो है वो एक तरह से विद्रोह करना शुरू कर दिया उन्होंने। जूनागढ़ की पब्लिक ने ही जूनागढ़ के नवाब के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि ये तो पाकिस्तान से मिलने जा रहा है। तो चूँकि जूनागढ़ की जो पब्लिक थी वो हिंदू थी और नवाब साहब जो मुसलमान थे। इंडिपेंडेंस की बात भी करते तो शायद राजी थे, लेकिन ये तो पाकिस्तान से मिलना शायद उनको मंजूर नहीं था। थोड़ा और प्रेशर बना, देखा कि पब्लिक बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रही है, तो नवाब साहब अपने साथ कुत्ते लेकर भाग गए। यानी अपनी बीवी लेकर नहीं भागे थे, बीवी बाद में आई है। अपने साथ कुत्ते लेकर पाकिस्तान भाग गए और बाद में जब हिंदुस्तान की फ़ौज आती है जूनागढ़ में पब्लिक के साथ और वहाँ पर सर्वे कराती है कि जैसे हम कहते हैं कि प्लिबिसाइट यानी जनमत संग्रह कि भाई आपको हिंदुस्तान में मिलना है, पाकिस्तान में मिलना है, तो 99.9 लोग जो होते हैं वो ये राजी होते हैं कि हिंदुस्तान में जूनागढ़ को मिलना चाहिए। जूनागढ़ में जब जनमत संग्रह होता है तो उसके बाद जूनागढ़ को हिंदुस्तान में ला लिया जाता है और उनकी वाइफ को, नवाब साहब की वाइफ को पाकिस्तान भेज दिया जाता है। इस तरह से जूनागढ़ मिल जाता है। बात होती है जम्मू कश्मीर की। देखिए, जम्मू कश्मीर के साथ कहानी ये थी कि जो राजा साहब थे हरि सिंह, वो ये कहते हैं कि ना भाई हम हिंदुस्तान में मिलेंगे ना पाकिस्तान में मिलेंगे, हम इंडिपेंडेंट हैं और हम जम्मू कश्मीर को इंडिया का या एशिया का स्विट्ज़रलैंड बनाएंगे कि सब आके यहाँ पे इस वादियों में घूमें और बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन जो हरि सिंह हैं, इनके मंसूबों को पानी फेर दिया पाकिस्तान सरकार ने। उन्होंने कबलाई लोगों को, मतलब कबलाई तो नहीं थे, मतलब कह सकते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज के लोग जो थे वो कबलाई भेष में उनको भेज देते हैं और वो लोग जम्मू कश्मीर पे अटैक कर देते हैं। जम्मू कश्मीर उस समय तक हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बना हुआ है। राजा हरि सिंह भागे हिंदुस्तान आते हैं, कहते हैं अरे बचाइए साहब बचाइए। नेहरू कहते भाई क्या हो गया? कहते हैं साहब उन्होंने अटैक कर दिया, आप हमें बचाओ। तो यहाँ बात थी कि भाई हम क्यों बचाएं आपको? भाई आप हमारे देश का हिस्सा हो नहीं, आप तो इंडिपेंडेंट रहने की बात कर रहे थे, अब आप जाकर खुद ही बचाओ जाके अपने आप को, हमसे क्या बोल रहे हो? कहते नहीं साहब बचा लीजिए हमें। तो कहते ठीक है भाई, आप एक ही शर्त पे हम बचा सकते हैं, जब आप हमसे मिलोगे, जब आप हमसे मिल जाओगे तभी हम आपको प्रोटेक्शन दे पाएंगे, अन्यथा कोई राइट्स नहीं बनते हमारे ऊपर, ठीक है? अब इस मीटिंग में नेहरू हैं, पटेल साहब हैं, आपके माउंटबेटन साहब हैं, ठीक है, और मेनन साहब हैं। 4 लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि, और राजा हरि सिंह ने कहा कि पहले आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करो, सब आप साइन कर दोगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब बनती है, तब हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। इस बीच में जो कबलाई लोग हैं वो जम्मू कश्मीर में घुस चुके हैं, बारामूला का इलाका जीतते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ते वो थोड़ा सा जब श्रीनगर से कुछ 8-10 घंटे की दूरी पर रह जाते हैं तो एक छोटे से जगह पर रुकते हैं और थोड़ा सा उनका ईमान डोल जाता है। वो लूटपाट करना शुरू कर देते हैं, लूटपाट करते हैं, दुकानें लूट लेते हैं, यहाँ तक कि औरतों को घर से निकाल के कुछ रेप करते हैं। इस चीज़ में थोड़ा सा वो 8-10 घंटे वेस्ट कर देते हैं। अब उसी बीच में हरि सिंह की मीटिंग हो रही है दिल्ली के अंदर नेहरू वगैरह से, और जब तक ये लूटपाट करते हैं जब तक हरि सिंह वहाँ पर साइन कर देते हैं। साइन करने से क्या होता है कि जो जम्मू कश्मीर है वो हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाता है, और जब तक वो लूटपाट करके फ्री होते हैं तब तक हिंदुस्तान की सेना श्रीनगर पहुँच जाती है, जहाँ बाई प्लेन श्रीनगर लैंड कर जाती है और श्रीनगर को बचा लेती है, और धीरे धीरे रिटेलिएट करते हुए पीछे उनको तरफ भेजना शुरू कर देती है। पीछे भेजते जब काफ़ी दूर चले जाते हैं तो माउंटबेटन बोलते हैं नेहरू से कि ऐसा है कि भाई कि ज़्यादा आप लड़ो मत, आप एक काम करो, आप जो इलाका उनके पास चला गया है क्योंकि बहुत दूर तक आप नहीं जा सकते उनको, हम इस मैटर को यूनाइटेड नेशंस में सॉल्व कर देंगे और आपको जम्मू कश्मीर वहाँ से मिल जाएगा। ये बात अलग है
जब ये मैटर यूएन में पहुंचा तो ब्रिटेन और अमेरिका ने धोखा दिया और ब्रिटेन ने वो केस उस तरह से नहीं रखा जिस तरह से रखना चाहिए था, और यही कारण है कि आज भी जो मैटर है वो लटका हुआ है। खैर, जम्मू कश्मीर जितना भाग मिलना था मिल चुका। बाकी लाइन जो है वो पीओके के नाम से जानते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, एलओसी अलग से नाम आती है इसके अंदर। अब जम्मू कश्मीर आ चुका है, जूनागढ़ आ चुका है, ट्रावणकोर आ चुका है। अब सबसे खतरनाक है आपका हैदराबाद। हैदराबाद के नवाब रिचेस्ट पर्सन इन ऑन अर्थ हैं, बहुत रईस है बट निहायती कंजूस, ठीक है। पैसा इतना ज़्यादा उनके पास है लेकिन खर्चा करने में बिल्कुल राजी नहीं है वो। लेकिन जब वो देखते हैं कि जो इंडिया है वो पाकिस्तान से मिलने के लिए उनको नहीं दे रही है, तो वो अपने ही प्रजा पे अत्याचार करना शुरू करते हैं। वो जो हिंदू प्रजा है उसको बहुत टॉर्चर करते हैं और एक रज़ाकार की फौज बनाते हैं। रज़ाकार यानी कि अल्लाह के सैनिक जिसे कहते हैं। और इसका काम क्या होता है, लगभग 2 लाख जो लोग हैं वो वॉलंटियर बनते हैं और नवाब साहब के लिए कहते हैं वॉलंटियरशिप देते हैं, जिनका काम होता है कि अपने ही प्रजा को, जो हिंदू प्रजा है उसको मारना और उनको जो विद्रोह कर रहे हैं उनको मारना, और साथ में अगर इंडिया कोई अटैक करता है तो उसको काउंटर करना। सरदार पटेल एक मिशन लॉन्च करते हैं जिसका नाम है ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय फौज हैदराबाद आती है और कुछ समय की लड़ाई के बाद हैदराबाद को अपने कंट्रोल में कर लिया जाता है। तो इस तरह से हैदराबाद ऑपरेशन पोलो के तहत, पुलिस कार्रवाई के तहत हिंदुस्तान में मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें हुई हैं हिंदुस्तान के शुरुआती दौर में, जो कि अपने आप में मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा हैपनिंग रहा है। इतना आसान नहीं था। कुछ फैसले सही है, ठीक है, मानता हूँ कुछ फैसले सही रहे, लेकिन बहुत सारे फैसले गलत भी हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर का फैसला जो है वो गलत हो जाता है, शायद यूएन में नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूँगा आपसे कि इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, आज 70 साल बाद, 75 साल बाद आप उन फैसलों को आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं देख सकते। अगर आपको फैसले समझने हैं तो आपका वो परिप्रेक्ष्य देखना होगा। फैसले सही होते हैं या गलत होते हैं, हो सकते हैं सही हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, बट फैसले लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उस समय के हमारे नेता, मैं हमेशा कहता हूँ कि शायद इंडिया बहुत लकी था कि हिंदुस्तान के पास अच्छे नेता थे, चाहे किसी पार्टी के थे, चाहे किसी आइडियोलॉजी के थे, बट नेता थे। पाकिस्तान के पास यही चीज़ नहीं थी। पाकिस्तान के पास सिर्फ जिन्ना थे, और जब जिन्ना 6 महीने बाद मर जाते हैं तो पाकिस्तान इतना अनस्टेबल हुआ है कि आज तक 75 साल बाद भी उसको ये नहीं पता कि वो क्या करे। वो 2 नेशन थ्योरी की बात करता है या सेकुलरिज्म की बात करता है कि वो क्या चाहता है। वो आज भी भटके से कर रहे हैं। लेकिन हमारा देश हमारे नेताओं की वजह से बना। नेताओं ने जो आइडियोलॉजी दी, अलग अलग आइडियोलॉजी हैं, आप जरूरी नहीं है कि आप सभी नेताओं की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखो। आपको हो सकता है कुछ किसी की आइडियोलॉजी पसंद हो, कुछ की पसंद ना आए, बट अलग अलग आइडियोलॉजीज़ ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है और हमारे देश को आज बढ़ाया है। खासकर 90s के बाद जब लिबरलाइजेशन आया, पिछले 30 साल के अंदर हिंदुस्तान ने बहुत तरक्की की है और भगवान चाहेगा तो ये बहुत तरक्की करेगा भी आपको। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आज इतना बड़ा पर्व है, हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं, तो इस चीज़ को लेकर एक खुशी बनाई जानी चाहिए। और एक छोटा सा वीडियो इसलिए बनाया गया है कि आपको हिंदुस्तान के उन शुरुआती दिनों में पता लग सके कि जब भारत आज़ाद होता है, क्यों 15 अगस्त को आज़ाद हुआ या उस समय क्या दिक्कतें रही हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो को पसंद आया होगा। धन्यवाद।